हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास। रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री। 6 सेमेस्टर, इसके लिए इन्हेंसमेंट कोर्स है ये आपका। इसके आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट यूनिट है आपकी भारत में प्रसारण उपनिवेशिक काल। फर्स्ट चैप्टर है अंतर्युद्ध के वर्षों में उपनिवेशिक नींव। अंतर्युद्ध के वर्षों में उपनिवेशिक नींव। इंट्रोडक्शन। इस खंड में हम भारत में उपनिवेशिक काल के दौरान जो प्रसारण के विकास पर चर्चा करेंगे। रेडियो क्लब जो 1920 के दशक की शुरुआत में भारत के प्रमुख महानगरीय केंद्रों बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में विकसित हुए थे। 1920 में रेडियो सबसे पहले कहाँ विकसित हुए थे? महानगरों में, जो प्रमुख महानगर थे बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में विकसित हुए थे। मुख्य रूप से रेडियो में रुचि को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थे। और ये जो हुए थे इसलिए थे कि रेडियो की रुचि में उसको बढ़ावा दिया जाए, रेडियो को बढ़ाया जाए। 1927 में निजी निवेशकों के एक समूह ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की शुरुआत की। और 1927 में एक निजी निवेशक आए, उन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की शुरुआत की। लेकिन धन को बनाए रखने में उनकी विफलता के कारण 1930 में ब्रिटिश सरकार ने IBC पर नियंत्रण कर लिया। और उनके पास धन की कमी होने के कारण उन्होंने धन को कलेक्ट नहीं कर पाए वो ज़्यादा, तो उसकी विफलता हुई, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसी के कारण 1930 में जो ब्रिटिश सरकार आई उसने IBC को अपने कंट्रोल में ले लिया, उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया। 1935 में सरकार ने भारत में प्रसारण को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के एक कर्मचारी लियोनेल फिल्डन को जिम्मेदारी दी। उन्होंने भारत सरकार ने प्रसारण को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको BBC के कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी दी। फिडलन भारतीय राजनीतिक परिवेश से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक भारतीय प्रसारक स्थापित करना चाहते थे। और जो फिडलन जो थे वो इसकी जानकारी कलेक्ट करने के लिए भारतीय प्रसारक को स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने यह देखने के लिए इसे अखिल भारतीय रेडियो एयर नाम दिया कि यह सेवा पूरे देश के लिए थी। और उन्होंने ये देखने के लिए कि ये सेवा जो है वो पूरे देश के लिए है, उसके लिए उन्होंने इसको नाम दिया भारतीय रेडियो, अखिल भारतीय रेडियो। भारतीय बुद्धिजीवियों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ मित्रता विकसित की। और भारत के जो बुद्धिजीवी थे और प्रतिभाशाली जो व्यक्ति थे उनके साथ फ्रेंडशिप डेवलप की उन्होंने। और रेडियो प्रसारण की संस्कृति के विकास को बढ़ावा दिया जो आज भी जारी है। और रेडियो प्रसारण की संस्कृति को उन्होंने डेवलप किया, उसको विकास को बढ़ावा दिया जो कि आज भी प्रेजेंट टाइम में भी जारी है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? IBC भारत में सितंबर 1926 में एक स्थापित एक निजी उद्यम था। जो IBC थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका स्थापन कब हुआ? 1926 में हुआ। 23 जुलाई 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में IBC का पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। और 23 जुलाई 1927 को वायसराय लॉर्ड बॉम्बे, यानी कि अब जो बोलते हैं हम उसे मुंबई बोलते हैं, और पहले हम मुंबई को ही बॉम्बे बोलते थे। IBC का पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया कहाँ? मुंबई में। और फिर इस रेडियो ने जो रेडियो लॉन्च किया गया उसने अगस्त 1927 में बॉम्बे से रेडियो सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया। 1927 में रेडियो प्रसारित करना शुरू किया गया और स्थापित कब हुआ था? 27 जुलाई 1927 को पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया। और 1927 में मुंबई में रेडियो सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया गया। हालांकि IBC के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई रुचि और सहायता ब्रिटेन में देखे गए उत्साह से बहुत पीछे थी। और IBC के जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो प्रदान की गई जो रुचि थी वो जितनी ब्रिटेन में थी उससे कम थी। IBC ने कोलकाता को शामिल
करने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार किया और आईबीसी ने अपनी कोलकाता को शामिल करने के लिए अपनी जो उसकी गतिविधियां थी उनको डेवलप किया, उसका विस्तार किया। फिर भी कंपनी को महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया इस पर, बट फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियली उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और स्वयं ही बंद हो गई। और अंत में क्या हुआ कि ये जो कंपनी थी वो खुद ही बंद हो गई, क्योंकि वित्तीय यानी फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण ये कंपनी खुद ही बंद हो गई। बहुत विचार विमर्श और अनिर्णय के बाद सरकार ने अंततः आईएसबीएस की स्थापना करते हुए आईबीसी की संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया। और फिर अंत में क्या हुआ, सरकार ने आईएसबीएस की स्थापना करते हुए जो आईबीसी कंपनी थी उस पर आईबीसी की जो संपत्ति थी उस पर कंट्रोल कर लिया। अगस्त 1935 में सरकार ने एयर लॉन्च किया और बीबीसी के एक कर्मचारी लियोनेल फिडलन को कामना सौंपी गई, लेकिन सरकार ने आकाशवाणी को एक कंपनी का दर्जा देने से इनकार कर दिया और उसे एक सरकारी प्रभाग के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति दी। सरकार ने 1935 में एक एयर लॉन्च किया, उसमें जो बीबीसी के कर्मचारी थे उसी में से एक कर्मचारी जो थे लियोनेल फिडलन को उसकी कमान सौंपी कि वो उसके कंट्रोल करेंगे, इसको चलाएंगे। तो उन्होंने, लेकिन सरकार की जो आकाशवाणी थी वो एक कंपनी का दर्जा देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि वो एक कंपनी का इसे दर्जा देंगे, उससे उन्होंने इनकार कर दिया और उसे एक सहकारी प्रभाग के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति दी कि इसको जो कंपनी है इसको हम एक सरकारी प्रभाग के रूप में देखेंगे, एक इसको कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। भारत में रेडियो क्लबों के प्रयोग। भारत में रेडियो प्रेमी 1920 के दशक की शुरुआत से ही रेडियो प्रसारण प्रणालियों के साथ जोरदार प्रयोग कर रहे थे। भारत में जो रेडियो प्रेमी थे वो 1920 के दशक की जब स्टार्टिंग हुई थी उसी से ही रेडियो प्रसारण की प्रणाली होनी थी, उसके बारे में जोरदार उसका प्रयोग कर रहे थे। बॉम्बे रेडियो क्लब इस क्षेत्र में अग्रणी था और बम्बई जो था वो इस क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी था, काफ़ी ज़्यादा आगे था। 1920 में क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक ज्ञायचंद मोटवेने को आमतौर पर भारत में पहले रिकॉर्डर के किए गए रेडियो सिग्नल को प्रसारित करने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि जो पहला रेडियो रिकॉर्डर था उसका श्रेय किसे दिया जाता है रिकॉर्ड करने का? ज्ञायचंद मोटेवेन। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बॉम्बे के पोस्ट एंड टेलीग्राफ कार्यालय की सहायता से वाणिज्यिक वित्तीय पोषण पर अगस्त 1921 की शुरुआत में बॉम्बे कार्यालय से प्रसारण शुरू किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बॉम्बे के पोस्ट एंड टेलीग्राफ PNT कार्यालय की सहायता से वाणिज्यिक वित्तीय पोषण पर अगस्त 1921 की शुरुआत में अपने बॉम्बे कार्यालय से प्रसारण शुरू किया। बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज लॉर्ड के अनुरोध के जवाब में इसने एक विशेष संगीत कार्यक्रम प्रसारित। मार्कोनी कंपनी ने बंगाल में ट्रांसमीटरों का परीक्षण और प्रायोगिक प्रसारण भी शुरू किया। बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज लॉर्ड के अनुरोध के जवाब में एक प्रसारण का कार्यक्रम किया गया और उन्होंने इसे बम्बई से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पूना से इस प्रसारण को सुना। मार्कोनी कंपनी ने बंगाल में ट्रांसमीटरों का परीक्षण और प्रायोगिक प्रसारण भी शुरू किया। उद्योग और श्रम विभाग में PNT के महानिदेशक ने जून 1922 में ब्रिटिश सरकार को एक पत्र भेजा। उद्योग और श्रम विभाग ने PNT के महानिदेशक जो थे उनको जून 1922 में ब्रिटिश सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लाइसेंस और उपयुक्त के माध्यम से मुक्त प्रसारण, जिसमें सामान्य शैक्षिक, वाणिज्यिक और मनोरंजन प्रोग्रामिंग शामिल थे, शुरू करने और स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक पत्र भेजा, उसमें कहा कि ये जो प्रसारण होगा वो मुक्त होगा।
और इसमें क्या क्या होगा, सामान्य, शिक्षा, वाणिज्यिक और मनोरंजन के प्रोग्राम होंगे इस प्रसारण में। उसका शुरू करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा। राज्य निगरानी और पर्यवेक्षण प्रस्तुत किए जाने पर सुझावों को आधिकारिक घबराहट के साथ पूरा किया गया, लेकिन सरकार ने फैसला किया कि विशिष्ट नियमों और विनियमों के तहत भारत में प्रसारण की अनुमति दी जा सकती है। और लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि विशिष्ट नियमों और विनियमों के तहत भारत में इसके प्रसारण की अनुमति दी जा सकती है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिससे इस संबंध में सरकार की चिंताओं को कम किया जा सकेगा। जिससे क्या होगा कि इसे अगर हम लॉन्च कर देते हैं तो इससे सरकार की चिंताओं को भी कम किया जा सकेगा। वांछनीय आवश्यकताओं में से एक थी कि भाग लेने वाले निर्माता भारतीय और ब्रिटिश कंपनियों से मिलकर एक संयुक्त प्रसारण निगम बनाते हैं। और इसकी जो वांछनीय आवश्यकताओं में से एक क्या थी कि जो भारतीय निर्माता हैं और ब्रिटिश कंपनी के जो निर्माता हैं वो मिलकर एक संयुक्त प्रसारण निगम बनाते हैं। अधिकारियों का मानना था कि इसे केंद्रित पर्यवेक्षण और नियंत्रण आर्थिक सफलता की एक अच्छी संभावना और बाजार में एक अधिकार से बचने में लाभ होगा, कि अगर ऐसे ही बनाएंगे तो इसे क्या होगा कि अच्छी संभावना रहेगी और बाजार में भी एक अधिकार से बचने में भी लाभ होगा। प्रसारण स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए कई आवेदन प्रस्तुत किए गए थे और इसके प्रसारण के लिए स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए कई आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, कई आवेदन दिए गए थे, जिसमें से एक FI रोसर प्रबंध निदेशक इंडियन स्टेट एंड ईस्टर्न एजेंसी लिमिटेड बम्बई से थे, जिसमें से एक कौन से थे, बम्बई में से थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कंपनी तकनीकी स्तर पर मार्कोनी कंपनी के साथ संबंध रखती है, और ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो कंपनी है वो तकनीकी स्तर पर मार्कोनी कंपनी से भी संबंध रखती है, क्योंकि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र इसके बारे में उत्साहित थे, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो दोनों ही इसके लिए उत्साहित थे, इसके लिए जिज्ञासु थे। इस विषय पर विचार करने के लिए 7 मार्च 1923 को दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। इस विषय पर चर्चा करने, इस विषय पर बात करने के लिए 7 मार्च 1923 को दिल्ली में एक बैठक रखी गई थी। बैठक में 20 निर्माता और पत्रकार थे। बैठक में कितने लोग थे? 20 तो निर्माता थे और पत्रकार थे, जिसमें JL वॉलकॉट, I.J. बैक, UN सेन और KC राव, राज बुकर विलियम्स और गिवन ने गृह विभाग का प्रतिनिधित्व किया। रशब्रोक विलियम्स और गिवन ने गृह विभाग का प्रतिनिधित्व किया। PNT द्वारा पहले तैयार किए गए एक प्रस्तावित लाइसेंस का अध्ययन किया गया और गहराई से बहस की गई। PNT द्वारा जो प्रस्तावित लाइसेंस था उस पर स्टडी की गई और उस पर गहराई से बहस की गई। निर्माताओं ने जो उनको लाइसेंस दिया गया था उसका मूल्यांकन किया और उसके रिलेटेड कुछ सुझाव भी दिए कि क्या क्या इसमें सुझाव किए जा सकते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने वायरलेस के निदेशक को एक नया लाइसेंस तैयार करने का काम भी सौंपा, कि एक नया लाइसेंस बनाया जाए, उसके लिए भी उन्होंने एक काम सौंपा। यह मुख्य रूप से इंग्लैंड के प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा नियोजित लाइसेंस पर आधारित था, और ये इंग्लैंड में जो प्रसारण हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा नियोजित एक लाइसेंस पर आधारित था। लेकिन उन्होंने भारत में स्थितियों को फिट करने के लिए इसमें संशोधन किए, लेकिन उन्होंने कि ये भारत में भी फिट हो जाए स्थितियाँ, उसको फिट करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। इसके बाद निदेशक ने समाचार में कॉपीराइट प्रसारण सामग्री को सेंसर करने, सेट और घटकों की खरीद, सीमा शुल्क लगाने और भारत में रियासतों के रुख जैसे मुद्दों पर समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए अन्य विभागों को लाइसेंस भेजा। अन्य विभागों को भी लाइसेंस भेजा गया, जैसे कि सेट करने, उन घटकों को खरीद, सीमा शुल्क कितना लगेगा, भारत में रियासतों के जो रुख हैं उसके मुद्दे पर समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए अन्य विभागों को भी लाइसेंस भेजे गए। सरकार ने निर्धारित किया कि पहला कदम लंदन में भारत कार्यालय को एक पत्र भेजना होगा। उन्होंने
निर्धारित किया कि जो पहला कदम लिया जाएगा वो ये होगा कि लंदन में भारत के जो कार्यालय हैं उनको एक पत्र भेजना होगा जिसमें कार्यवाही की हार्ड कॉपी और साइकस समिति से एक रिपोर्ट का अनुरोध किया जाएगा। उसमें कार्यवाही की एक हार्ड कॉपी होगी और साइकस समिति से एक रिपोर्ट का अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने ब्रिटेन में प्रसारण की स्थिति की जांच करने और उनके निष्कर्षों के आधार पर सुझाव देने के लिए साइकस समिति की स्थापना की थी। 1 नवंबर 1923 को सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1923 लंदन टाइम्स से समिति की रिपोर्ट और प्रासंगिक कथन प्राप्त करने के बाद एक अद्यतन लाइसेंस का मसौदा तैयार किया। 1 नवंबर 1923 को सरकार द्वारा और 2 अक्टूबर 1923 लंदन टाइम्स से समिति की रिपोर्ट और प्रासंगिक कथन प्राप्त करने के बाद एक अद्यतन लाइसेंस का मसौदा तैयार किया गया। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में बंगाल रेडियो क्लब को एक मामूली माइक्रोनी ट्रांसमीटर का उपयोग करके कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी। और इस बीच क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार ने थी उसने कोलकाता में बंगाल रेडियो क्लब को एक मामूली सी ट्रांसमीटर का उपयोग करके कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी। नवंबर 1923 में इस रेडियो सेवा का प्रसारण शुरू हुआ इसके बाद जून 1924 में बॉम्बे में रेडियो क्लब ने एक मार्कोनी ट्रांसमीटर का उपयोग करके प्रसारण शुरू किया और एक ऐसी सेवा प्रदान की जो बंगाल रेडियो क्लब के समान थी। और एक ऐसी सूचना प्रसारण की गई, एक ऐसी सेवा प्रदान की गई जो कि बंगाल रेडियो क्लब के समान थी। जैसे कि बंगाल रेडियो क्लब में हुई थी वैसी ही सेवा यहाँ प्रदान की गई। 16 मई 1924 को उत्साही रेडियो शौकीनों का एक समूह मद्रास रेडियो क्लब बनाने के लिए एक साथ आया और 16 मई 1924 को जो उत्साही रेडियो शौकीन थे उनका एक समूह मद्रास रेडियो क्लब बनाने के लिए एक साथ आए, एकजुट हुए और मद्रास के गवर्नर विस्काउंट कोशन ने क्लब के संरक्षक के रूप में कार्य किया। और गवर्नर जो थे मद्रास के, उन्होंने क्लब के संरक्षक के रूप में कार्य किया। एक उल्लेखनीय शौक किया जो भारत में प्रसारण में अग्रणी था C.V. कृष्णस्वामी चेट्टी। क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जब चेट्टी इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे तो उन्होंने 8 किलोमीटर की रिसीविंग रेंज के साथ एक मामूली 40 वॉट ट्रांसमीटर के लिए घटकों को लिया। क्लब की स्थापना के तुरंत बाद चेट्टी ने विभिन्न ट्रांसमीटर भागों को और क्लब में प्रयोगात्मक प्रसारण शुरू किया। 31 जुलाई 1924 को क्लब ने औपचारिक रूप से अपनी पहली प्रसारण सेवा शुरू की और 23 जुलाई 1924 को क्लब ने औपचारिक रूप से अपनी पहली प्रसारण सेवा स्टार्ट की। कुछ साल बाद क्लब ने प्रारंभिक कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को 200 वॉट ट्रांसमीटर में अपग्रेड किया और कुछ टाइम बाद ट्रांसमीटर जो थे वो 200 वॉट ट्रांसमीटर में अपडेट किया गया। मद्रास में रेडियो क्लब ने 1927 तक एयरवेज पर प्रसारण किया। जब क्लब के अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों ने इसे संचालन बंद करने के लिए मजबूर किया, ब्रिटिश सरकार ने क्लब को रेडियो लाइसेंस शुल्क के लिए एकत्रित धन का एक हिस्सा दे दिया था। हालांकि मद्रास में उपलब्ध रेडियो लाइसेंसों की अपेक्षाकृत कम संख्या का अधिक मूल्य नहीं था। क्लब ने अपने रेडियो ट्रांसमीटर मद्रास कॉरपोरेशन को दिया और सरकार द्वारा प्रसारण करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया। 1 अप्रैल 1930 को निगम ने नियमित सेवा प्रदान करना शुरू किया और 1 अप्रैल 1930 को निगम ने नियमित सेवा प्रदान करना स्टार्ट कर दिया और इसमें 16 जून 1938 तक इस प्रसारण सेवा की पेशकश की। और कब तक की गई ये पेशकश? 16 जून 1938 तक, जब एयर ने इसे
एक नए स्टेशन से बदल दिया और लघु और मध्य लहर ट्रांसमीटरों पर प्रसारण शुरू किया। और जब उन्होंने एयर ने इसे एक स्टेशन में बदल दिया और लघु और मध्य लहर ट्रांसमीटरों पर प्रसारण शुरू किया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना। IBC की स्थापना कब हुई, इसके बारे में हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी, इसलिए मैंने इस पर आपके लिए वीडियो बना दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफिट और बच्चों को भी हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जैसे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।